हेलो, वेलकम टू जर्नी। आज जर्नी में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा जिनके बारे में बात करना आसान नहीं है। उन्हें याद करना एक जिम्मेदारी हो जाती है। उनको श्रद्धांजलि कैसे दें, मेरे लिए तो शायद ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए। श्रद्धांजलि देना, होमेज देना, ट्रिब्यूट देना, कई दफ़ा शख्सियत इतनी बड़ी होती है, पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, हाउ डू यू डू इट? इट्स ए ट्रिकी सिचुएशन। मुझे अपने प्रोफेशनल करियर में फिल्म मेकर के तौर पर बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सबके साथ मिलने का, थोड़ा नज़दीक आने का मौका मिला और मैंने उन्हें जर्नी में जब मौका हुआ उनके बारे में एक मेमोरी सी की। आज तक जो मैंने नहीं किया वो एक फिल्म के पीछे जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है जिनकी, उसके बारे में कभी नहीं कहा। मेरे जीवन में मेरी चौथी फिल्म में एक ऐसी हैसियत ने, ऐसी शख्सियत ने कदम रखा। ये मेरी फिल्म थी एक नया रिश्ता। 1982-83 में मैंने ये बनानी शुरू की थी और फिल्म बड़ी इमोशनल थी, पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में थी और कहानी बड़ी ट्रिकी थी। इट वॉज अबाउट ए प्रोफेशनल वूमन, एक कॉल गर्ल और एक बहुत ही अमीर आदमी, उसकी कहानी थी। वो उसको किसी तरह से तैयार किया जाता है उस आदमी के, वो अपनी शादी नहीं करना चाहता पर उसके सामने एक शर्त आ जाती है, उसे एक बच्चे की ज़रूरत है। तो वो एक स्त्री से जो प्रोफेशनल है उसको किसी तरह से तैयार करता है, जो बड़ी अपने बहुत ही अपने प्राउड थी, पर उसको ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी। कैसे उसे तैयार करता है सिर्फ इस काम के लिए कि उसे एक बच्चे की ज़रूरत है जो कि उसकी अपनी औलाद हो, अपने खून से हो, पर वो शादी भी नहीं करना चाहता। तो ये रोल राज किरण ने किया था। बहुत ही होनहार एक्टर था, मेरा दोस्त भी था। फिल्म हमने सोचा था कि छोटी फिल्म बनाएंगे, तो छोटे ही एक्टरों को ढूंढ रहे थे, नए एक्टर, मतलब लड़की कोई नई ढूंढी जाए जो एक चैलेंजिंग काम ऐसा कर सके। पर कोई मिल नहीं रहा था, बहुत तकलीफ होती रही। बहुत ढूंढने के बाद हमने एक लिस्ट बनाई कि भाई इंडस्ट्री में से किसी को ले तो किसे ले, और 5 स्टार हम सिर्फ एक शख्सियत को दे सके, वो थी रेखा। बाकी के 2 या 3 स्टार तक रह गए। खैर वो लंबी कहानी है, फिर बताऊंगा, एक एपिसोड करूंगा कैसे रेखा जी तैयार हुई, कैसे हमने गए उनसे मिलने, क्या क्या हुआ। बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मानवीय और बहुत ही दिल को खुश करने वाली जो चीज़ हुई, जो अनुभव हुआ, वो हुआ जब हमने इस फिल्म के लिए इसके म्यूजिक कंपोजर साहब को चुना, संगीत म्यूजिक डायरेक्टर साहब को चुना, क्योंकि ये फिल्म बड़ी आसानी से छिछली बन जाती, पर इसमें एक इमोशन, एक गहराई, ये सब लाना जरूरी था। स्क्रीन प्ले भी ऐसा ही लिखा था, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी ऐसे चाहिए थे, कंपोजर जिनके अंदर वो बहुत ही गहराई हो, पुख्तगी हो, जो बहुत ही जहनी तौर पर उठे हुए इंसान हो। और इतना बड़ा नाम मेरे सामने आया, किसी ने कहा कि मैं मिलवाता हूँ और वो करेंगे। मैंने कहा कैसे करेंगे, मैं तो बहुत ही छोटा प्रोड्यूसर हूँ। रियली मैं बहुत छोटा प्रोड्यूसर था, मैं तो नए लोगों के साथ फिल्म बनाने वाला था। वो तो इत्तेफाकन रेखा तैयार हो गई, पर हम गए उनसे मिलने और खयाम साहब ने बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, बहुत ही मोहब्बत दिखाई और हम पहली ही मीटिंग में उनके हो गए। दरअसल उनको हमने तैयार कर लिया था रेखा जी के फिल्म में आने से पहले,
और जब रेखा जी आ गई तो उन्होंने इसके लिए एक तो हमें प्रोत्साहित बहुत किया कि विनोद जी बड़ा मजा आ जाएगा, और जब वो आ गई तो वो और भी खुश हो गए। खयाम साहब को एक श्रद्धांजलि देना एक तरह की मेरे जो जामा है, मेरी जो हैसियत है, मेरा जो कद है, उसके हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी मैं ये बताऊं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं उन्हें याद करता हूँ और वो क्षण याद करता हूँ जिससे हम उनके हो गए। यही कर सकता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रियली पे होमिज टू सच ए वंडरफुल मैन, even more than a composer, a wonderful human being. Not only खयाम साहब but also उनकी पत्नी जगजीत जी, बहुत प्यारा संगीत दिया खयाम साहब ने। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि अपने साथ वो इतने बढ़िया, इतने आला, इतने गहराई वाले दो लिरिसिस्ट को ले आए। वो भी मेरा सपना था, मैं अपने आप कैसे जाता। एक थे नक्श लायलपुरी साहब और एक बहुत ही बड़े लिरिसिस्ट गीतकार नीदा फाजली साहब। और दोनों के साथ जब काम करना हमने शुरू किया, हम खयाम साहब के यहाँ ही मिलते थे, कई मीटिंग्स होती थी हर गाने पे, उनमें मजा आ जाता था। क्योंकि आई सडनली रियलाइज कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होते हुए भी कितनी आत्मीयता थी इन सब में, मोहब्बत से भरे हुए थे बिल्कुल। और हम एकदम एक ही तार पर आ गए, सारे के सारे। क्रिएटिव जो कंट्रीब्यूशन म्यूजिक के लिए हो गए वो कमाल का हो गया। खैर, मैं तो म्यूजिक के बारे में I cannot call myself, any way very well talented, no. But I can understand जब अच्छा गीत बनता है तो हर गीत के लिए कई सिटिंग्स होती थी। और रेखा जब एक्ट्रेस के तौर पर, हीरोइन के तौर पर आ गई, तो उन्हें भी खयाम साहब के म्यूजिक के प्रति इतनी दिलचस्पी थी कि मेरे बहुत सारे गानों में वे कंपोजिशन के वक्त आकर बैठती थी। पर जब मैं याद कर ही रहा हूँ तो क्यों नहीं दो गीत आपको सुनाए जाए, उनके टुकड़े सुनाए जाए, और उसके साथ इन तीनों हस्तियों को, खयाम साहब को, नक्श लायलपुरी साहब को और नीदा फाजली साहब को मोहब्बत से, प्यार से याद किया जाए। तो पहला गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा, वो है नक्श लायलपुरी साहब का एक टुकड़ा सुनाता हूँ। रेखा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो चुकी हैं और बड़ा प्रोफेशनल सा ताल्लुक है, खिंचा खिंचा सा। पर पता नहीं कब कैसे ये होता है कि राजकिरण को तो मोहब्बत हो ही जाती है, रेखा को भी इस शख्स से मोहब्बत हो जाती है और वो रियलाइज करती है ये कि उसे मोहब्बत हो गई है आफ्टर हैविंग स्पेंड गुड टाइम विद हिम। और उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसको जो व्यक्त किया है, वो इस गाने के इस कड़ी, इस जो इसका एक स्टेंजा है उसके साथ सुनाता हूँ, जहाँ से गाना शुरू होता है। ये नक्श लायलपुरी साहब का लिखा हुआ है, किरण किरण में शोखियाँ। सुनिए।
ये वो गीत था, थोड़ा ही सुनाया है, आगे के जो स्टेंजाज हैं, जो इसके पद्य हैं, वो और भी प्यारे हैं। ये खुशी का, मोहब्बत का, उस इमोशन का था। पर इसके बाद में एक ऐसी घड़ी आती है कि एक तनाव सा हो जाता है और रेखा चली जाती है, राजकिरण और रेखा अलग हो जाते हैं। सर्कमस्टेंसेस बिकम सच, किसी बात को लेकर, किसी बात पे। एंड नाउ ही रियलाइजेस, ऑफ कोर्स शी आल्सो रियलाइजेस, कि यार कहीं मुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई इस शख्स से। और इसके लिए जो गीत लिखा वो नीजा साहब ने लिखा, कहीं उनसे मोहब्बत तो नहीं है। सुनिए। जिसे समझे कि हम अफसाना कल तक, जिसे समझे कि हम अफसाना कल तक, वो अफसाना हकीकत तो नहीं है, वो अफसाना हकीकत तो नहीं है। जो हमसे दूर भी है, पास भी है, जो हमसे दूर भी है, पास भी है, कहीं उनसे मोहब्बत तो नहीं है, कहीं उनसे मोहब्बत तो नहीं है। जो अपना हाल है दीवानगी में, जो अपना हाल है दीवानगी में, उधर भी ऐसी हालत तो नहीं है, कहीं उनसे मोहब्बत तो नहीं है। ये फिल्म 83-84 में, 83 में कंप्लीट हो गई थी, 82 से शुरू की थी। 84 में रिलीज की प्लान थी पर नहीं हुई, फिल्म रुक गई, अटक गई थी। कई रीजंस होते हैं हमारी लाइन में। फिर इसे कुछ साल बाद जब कुछ धन मिला, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, तो इसे कंप्लीट किया। और जब कंप्लीट हुई तो 88 आ गया था, 4 साल का वक्फा आ गया था। सबके उत्साह भी ठंडे हो गए थे। फिल्म औंधी सौंधी रही, ठीक से रिलीज नहीं हुई, लेकिन इसकी यादें बड़ी प्यारी थी, वो रहीं। और इन्हीं यादों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद है जिसका कहा जाना बहुत जरूरी है। खयाम साहब मुस्लिम थे, जगजीत जी सरदार थी, हिंदू। दोनों में मोहब्बत हुई, दोनों संगीत प्रेमी थे, विवाह हुआ, एक बेटा भी था इनका, प्रदीप। आज तीनों नहीं है। उन्होंने इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज की,
वो उनके उस स्वभाव की वजह से थी, उस बिलीफ, उस विश्वास की वजह से थी, जैसे हम सेक्युलर कहते हैं। हिंदुस्तान में बड़ी प्यारी चीज होती थी कि कोई भेदभाव नहीं होता था। वो था एक जमाना, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत था। वी आर कंप्लीटली सेक्युलर। कौन हिंदू कौन मुसलमान ये कोई नहीं जानता था। और इसकी एक खूबसूरत चीज इसी फिल्म में आई, जब हम इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ना कि सिर्फ खयाम साहब एवरी डे मिक्सिंग में भी मेरे साथ जाते थे, पर जब बैकग्राउंड म्यूजिक वो करने लगे मिक्सिंग के दौरान, और हमने कई तरह के सजेशंस सोचने लगे मेरे दिमाग में जो चल रहा था। और एक दिन जब खयाम साहब मेरी गाड़ी में ही आते थे, हम BR स्टूडियो में जा रहे थे जहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, उन्होंने मुझे एक बात कही, विनोद जी मेरी एक दरख्वास्त है। ये जी बताइए। वो जो लास्ट का सीन है, जब वो पहाड़ी पे चढ़ के जा रहा है हीरो, उसको ढूंढने के लिए उसे पता चला है कि वो पहाड़ी के ऊपर कोई मंदिर है, वहां जा करके प्रार्थना करती है रेखा। तो बहुत, जैसा आप कह रहे थे और जैसा आप चाहते थे, म्यूजिक बहुत फिक्र है, उसे चिंता है। तो मैं सोचता रहा और एक सोल्यूशन मेरे दिमाग में आया, विनोद जी। मैंने कहा क्या सर, हम क्या करते हैं जब हमें बहुत चिंता होती है, आकांक्षा होती है, तो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं सर। तो मैंने सोचा है, अगर आप सहमत हैं, कि मैं इसमें आरती का, मैंने कहा आरती, कि जी हाँ, ओम जय जगदीश हरे, उसकी जो धुन है आरती की, वो इतनी प्यारी है विनोद जी, एकदम व्यक्ति को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्योंकि उसके दिल के अंदर वो धुकधुकी चल रही है, और वो घबराहट सब में बहुत ही एंक्शस होकर के उसे ढूंढने के लिए ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर जा रहा है। तो उस वक्त बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होगा, मैं उसमें आरती की साउंड डालना चाहता हूँ। उसका जो प्लेइंग होता है, संवाद वाद, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पर, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन आरती का मैं डालना चाहता हूँ, इसे बैकग्राउंड म्यूजिक। खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा। जरा देखिए उसका एक टुकड़ा। तो ये थी याद, प्यारी सी याद, यादें कह दीजिए बल्कि, जिसमें हर याद में मल्टीप्लिसिटी है, लेयर्स हैं। आज ना खयाम साहब यहाँ हैं, न जगजीत जी हैं जो हर गाने पे आकर बैठती थी, ना नीदा साहब हैं इतने बड़े पोएट, ना नक्श साहब है। खयाम साहब के और जगजीत जी का बेटा जो था वो भी चले गए, सब चले गए। एक अजीब रिक्तता सी रह गई, इंडस्ट्री थोड़ी यतीम हो गई। बहुत प्यारे इंसान थे। वो जब गए तो अपनी पूरी दौलत इंडस्ट्री में एक यूनियन के नाम कर गए, म्यूजिक कंपोजर्स की और बैकग्राउंड सॉन्ग कंपोजर्स की और लिरिसिस्ट की और गीत, सिंगर्स की यूनियन के नाम। करोड़ों सुनते हैं, कई करोड़ थे, वो सब दे गए, कुछ नहीं रखा, चले गए, क्योंकि कोई था भी नहीं उनके बाद में। बहुत ही बेहतरीन इंसान को याद किया, दिल अंदर से खुश होता है।
भारी भी हो जाता है। खयाम साहब सलाम, नीदा साहब सलाम, नक्श साहब सलाम, जगजीत जी आदाब। आज जर्नी में इतना ही।